हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ओमकार इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हम पेपर 2 का पार्ट 1 भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। हम मेंस के हिसाब से जो अपना फॉर्मेट है 2 नंबर का, 7 नंबर का और 10 नंबर का, उसके हिसाब से जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उस तरह से हम उसको पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको सीधे आंसर बना बनाया उसमें मिलेगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस चीज़ों को समझते चलना है। और जो है, हमको कोशिश करना है कि हम वैसे ही आंसर लिखें जैसा हम समझते हैं और आयोग प्रश्नों को पूछता है उसी हिसाब से। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये हमारा बैच चल रहा है 5 जून से। इसमें हम प्री प्लस मेंस दोनों कंबाइंड रूप से चला रहे हैं। इसमें आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। सारी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और प्रिंटेड नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है। हाँ, आज हम संविधान की विशेषताओं वाला टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक हम भारतीय संविधान का निर्माण और उस निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ चुके हैं। अब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखेंगे। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान पूरी दुनिया में सबसे यूनिक संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय संविधान भारत देश लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। तो उसी तरह से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में और दुनिया के सबसे बड़े संविधान के रूप में भारत के संविधान का एक विशेष महत्व है। तो उसी महत्व और उन्हीं विशेषताओं को हम आज बारी बारी से समझेंगे। चलो देखते हैं। पहली विशेषता है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखित संविधान। अब चूंकि हम जानते हैं कि संविधानों को मूल रूप से हमने 2 कैटेगरी में बांटा था। कौन कौन सी 2 कैटेगरी है? सबसे पहली कैटेगरी आती है एक लिखित संविधान की और दूसरी आती है अलिखित संविधान की। तो जो संविधान बड़ा हो सकता है वो लिखित रूप में ही बड़ा हो सकता है। बाकी जैसे अन्य देशों के संविधान देखे हम, ब्रिटेन का या न्यूजीलैंड का संविधान, तो वहाँ अपनी परंपराएं हैं और अलग अलग रूपों में जो है उन्होंने लिखित रूप में रख रखा है। एक कोई ग्रंथ नहीं है, इसीलिए हम उसको अलिखित संविधान के रूप में कहते हैं। तो भारतीय संविधान लिखित कैटेगरी में आता है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक। अब लंबा और बड़ा संविधान किस सेंस में है? जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तब हमारे संविधान में क्या था? एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये व्यवस्था उस समय थी जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था। अब चूंकि हमारा संविधान निर्मित हो चुका था और हम हमारे संविधान को जीवंत दस्तावेज के रूप में भी जानते हैं। जीवन दस्तावेज का मतलब है कि हम हमारे संविधान में समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो परिवर्तन अनुकूल लगते हैं उन परिवर्तनों को हम करने लगते हैं। ठीक है, तो अब वर्तमान में क्या व्यवस्था है? एक प्रस्तावना हमारे पास है। ठीक है, उसमें भी हमने 42 संविधान संशोधन के तहत कुछ परिवर्तन किया है, जिसमें मूल रूप से हमने 3 शब्द जोड़े हैं जिनकी चर्चा वर्तमान में भी देखते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द हमने जोड़े थे जिनकी वर्तमान में भी चर्चा हो रही है। अब वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद लगभग 470 हमारे पास अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। उसके बाद हमारी जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हो चुकी हैं? 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है, ये तो हमने बहुत सारा कुछ परिवर्तन कर दिया है। ये परिवर्तन जरूरी है। जब समय और परिस्थिति बदलती है तो देश की राज्य व्यवस्था में भी कुछ कुछ परिवर्तन आते हैं और जो परिवर्तन हमें समय के अनुसार लगते हैं वो हम हमारे संविधान में कर देते हैं और इसी के अनुसार हम इसको एक जीवन दस्तावेज के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलो, ये थी पहली विशेषता।
अब भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से विहित है, मतलब हमने दुनिया के संविधानों, बहुत सारे संविधानों में जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको छान करके भारतीय परिस्थिति के अनुसार जो चीज़ें अनुकूल लगी हमने उनको अपनाया है। और इस बात में हमें डॉक्टर, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि कोई शर्म की बात नहीं है कि हमने दुनिया के संविधानों से बहुत सारे प्रावधान लिए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का एक कोई फॉर्मेट होता है, जैसे संविधान का दुनिया में एक फॉर्मेट बन चुका है, अब संविधान उसी फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है वो इस सेंस में यूनिक है कि हमने चाहे दुनिया के बहुत सारे संविधानों से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन उसका स्वरूप भारतीय है और भारतीय परिस्थिति के अनुसार जो जरूरी था, जो परिवर्तन आवश्यक थे, हमने वो किए हैं और उनको तब अपनाया है। हमने जैसे के जैसे देखा देखी या नकल के रूप में उसको नहीं अपनाया है, इस बात का ध्यान रखना। विभिन्न स्रोतों से भी ये थे, तो हमने इससे पहले वाली क्लास में देख चुके हैं कि भारतीय संविधान का क्या क्या स्रोत है। जैसे कुछ भाग बता देता हूँ। मूल रूप से हमारे संविधान का ढांचागत हिस्सा देखें हम, तो ये ढांचागत हिस्सा हमने जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है, यहाँ से लिया है। उसके बाद हमारे संविधान का दार्शनिक भाग वो यूएसए के संविधान और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? यूएसए के संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी लिए हैं। उसके बाद हमने जो राजनीतिक ढांचा है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो वाले प्रावधान हमने मुख्य रूप से ब्रिटेन से लिए। ठीक है, तो ये तीन तरह की चीज़ें जो है हमने ली है, एक ढांचागत व्यवस्था, दार्शनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था। इन तीनों को मूल रूप से यहाँ से लिया है, और भी अन्य देशों से बहुत सारे प्रावधान लिए हैं जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमारे संविधान विभिन्न स्रोतों से विहित है। इस बात को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर अपनी सफाई भी दे चुके हैं कि हमने भारतीय परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया है। ठीक है, चलो फिर अगली विशेषता है नम्यता और अनम्यता का समन्वय किया है। नम्यता मतलब लचीलापन और अनम्यता मतलब कठोरता। ठीक है, और अनम्यता मतलब कठोरता। इसका मतलब है कि हमारा संविधान बहुत सारे मुद्दों पर बहुत लचीला हो जाता है, जहां परिवर्तन करना या उसमें संशोधन करना बहुत आसान हो जाता है। कहीं कहीं पे हमारा संविधान बहुत कठोर हो जाता है, जहां विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है संशोधन की, या संशोधन करना जो है बहुत कठिन हो जाता है। जैसे हम देखें लचीलापन, तो हमारे संविधान में एक प्रावधान है अनुच्छेद 368, जिसे हम संविधान संशोधन प्रावधान के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ प्रावधान हैं जिन्हें हम सामान्य बहुमत से सामान्य रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ में हमें विशेष बहुमत चाहिए रहता है और आधे से अधिक राज्यों की जो है सहमति भी चाहिए होती है। तो इस दो तरह की प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें हमें 2/3 बहुमत चाहिए रहता है संसद के दोनों सदनों का, उससे हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया कायम में आ जाएगी हमारी लचीलेपन में, कि यह भारतीय संविधान की उदारता या लचीलेपन को दिखाता है। दूसरी चीज, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसमें हमको केंद्र की विधायिका, राज्य की विधायिका की शक्तियों में कुछ परिवर्तन करना है। भारतीय संघ व्यवस्था, भारतीय संघीय व्यवस्था से जो प्रावधान लिए गए हैं उनमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो हमें विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत चाहिए होता है। तो इस तरह से भारतीय संविधान को परिवर्तित करने की दो व्यवस्था हमको
नजर आती है। ये वाला जो प्रावधान है कठोरता, ये इसमें आएगा क्योंकि आपको संसद में विशेष बहुमत तो चाहिए ही होगा, प्लस आधे से अधिक राज्य, ठीक है, उनका बहुमत भी यहाँ मिलना चाहिए, तब जाके संविधान संशोधन होगा। और इसके बाद भी हमने कुछ चीजें रखी हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती, उनको हम क्या कहते हैं, मूल ढांचा व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मूल ढांचे की व्यवस्था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो संविधान के मूल ढांचा का हिस्सा है, जिन्हें कभी भी किसी भी परिस्थितियों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर वो परिवर्तित हो गई तो कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल आत्मा है, मूल प्रावधान है, उसमें छेड़छाड़ हो जाएगी और संविधान का जो स्वरूप बना हुआ था वो बिगड़ जाएगा। इसलिए हमने उस व्यवस्था को मूल ढांचा के अंतर्गत संरक्षित रखा है। तो इस तरह से हम भारतीय संविधान की एक विशेषता देखते हैं कि नम्यता और अनम्यता का इसमें क्या है, समन्वय किया गया है। ठीक है, चलो अगली विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब देखो, जो भारतीय संघ है, हमने जब पहली क्लास की थी उसमें हमने देखा था कि शासन प्रणाली के अनेक प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से उसमें हमने 3 देखे थे। देखो एक बार और हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक था आपका परिसंघ, जिसको हम कन्फेडरेशन कहते हैं, दूसरा था संघ, और तीसरा था आपका यूनियन, या जिसको हम कहते हैं एकात्मक कह सकते हैं उसको। ठीक है, ये 3 व्यवस्थाएं मुख्य रूप से प्रचलित हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें जो शासन व्यवस्था है केंद्र और राज्य संबंधों के आधार पर, वो 3 आधारों पर बटी हुई है। परिसंघ, इसमें संघीय राज्य आपस में जो है संबंध स्थापित करते हैं और जो चीजें कॉमन होती है उन पे सब एक साथ एग्री करते हैं। ठीक, जैसे हमने इसका उदाहरण देखा था यूरोपीय यूनियन। ठीक, उसके बाद संघीय व्यवस्था में बहुत सारे राज्य मिलकर आपस में एक साथ एक संघ का निर्माण करते हैं। इसको हमने यूएसए की व्यवस्था समझा था। इसमें क्या था कि जो राज्य हैं वो एक बार मिलने के बाद वापस अलग नहीं हो सकते। दूसरी एकात्मक व्यवस्था थी, इसमें पूरा सरकार का ढांचा एकात्मक रहता है, इसमें केंद्र और राज्य आपस में बटे नहीं होते, जैसा कि ब्रिटेन में देखा गया था। ठीक है, तो ये 3 व्यवस्था थी। अब लेकिन आप देखेंगे कि भारत इन तीनों में कहीं भी फिट नहीं बैठता है, क्योंकि हमने हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया, दैट इज भारत, राज्यों का एक संघ होगा। उसको हमने क्या कहा है, राज्यों का एक संघ। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब ये है कि भारतीय जो व्यवस्था है वो ना पूरी तरह संघीय है ना पूरी तरह से एकात्मक है। हम प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर विभिन्न राज्यों में बटे हुए हैं, और जब देश में आपात की स्थिति बनती है तब हम जो है एकात्मक व्यवस्था की ओर बढ़ जाते हैं। सामान्य रूप से हम संघीय व्यवस्था में हैं। ठीक, ये इस तरह से उसका मतलब होता है। ठीक है, तो अब हम एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संविधान विशेषज्ञ हुए हैं केसी वेयर। उन्होंने भारतीय व्यवस्था को अर्ध संघीय कहा है, क्वासी फेडरलिज्म, अर्ध संघीय। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग व्यवस्था की है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य कही जाती है वो केसी वेयर की कही जाती है, केसी वेयर। ठीक है, इन्होंने बोला है कि भारतीय व्यवस्था कैसी अर्ध संघीय है, मतलब इसमें एकात्मकता के भी गुण हैं और जो संघीय व्यवस्था होती है उसके भी गुण हैं। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उसमें हमें एकात्मकता की ओर अधिक झुकाव दिखता है, और उसके साथ हम कुछ संघीय तत्वों को भी रखते हैं। एकात्मकता की ओर कहाँ झुकाव दिखता है, जैसे एक संविधान है, राज्यों का अलग से कोई संविधान नहीं है। दूसरी बात, एकल नागरिकता का प्रावधान है, राज्यों के लिए अलग से नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं अमेरिका, अमेरिका में राज्यों की और केंद्र की अलग अलग नागरिकताएं हैं।
उसके बाद हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो एकल है। उसके बाद जो संस्थाएं हैं जैसे निर्वाचन आयोग एक ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैग की व्यवस्था हो गई, ये सब व्यवस्थाएं एक है और जो केंद्र को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम हमारा जो व्यवस्था का झुकाव है वो एकात्मकता की ओर अधिक पाया जाता है। उसके बाद संघीय व्यवस्था। अब हमने बहुत सारे विषय केंद्र को दिए गए हैं जो अपने अपने विषयों पर कानून बनाते हैं, जिसे हम तीन सूची के रूप में जानते हैं। केंद्रीय सूची आती है, राज्य सूची आती है और फिर समवर्ती सूची आती है। तो राज्य सूची के विषयों पर जो है राज्य वहाँ की जगह कानून बनाते हैं। तो संघीय व्यवस्था भी साथ साथ चलती है। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास हो गया एकात्मकता के साथ साथ संघीय व्यवस्था हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद आता है सरकार का संसदीय स्वरूप। तो जो स्वरूप होता है सरकारों का, उस हिसाब से मुख्य रूप से दो प्रकार की सरकारें पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। देखो, सरकारों का स्वरूप, उस आधार पर दो प्रकार की व्यवस्था है। एक जिसे हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं, और दूसरा होता है संसदीय। ठीक है, जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है उसे हम राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है और जो उसकी सरकार होती है, कार्यकारिणी होती है, उसका निर्वाचन राष्ट्रपति अपने हिसाब से करता है। ये व्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलती है? यूएसए अर्थात अमेरिका में हमें ये व्यवस्था देखने को मिलती है। सरकार का संसदीय स्वरूप, इसमें लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति सदन में बैठते हैं और उनके द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। इसमें सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख अलग अलग होता है। जैसे सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री और राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये व्यवस्था है। ठीक है, ये जो आदर्श व्यवस्था है इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका प्रारंभ ब्रिटेन से हुआ है। ठीक, ये इसमें जो व्यवस्था हमने देखी थी, इसमें सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होता है, वो होता है राष्ट्रपति। तो इस तरह से दो व्यवस्थाएं। तो हमने किसको अपनाया है? हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। क्यों अपनाया है? इसके भी कारण है। क्या कारण है? कि हम लंबे समय से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रहे हैं, तो हमारा लंबा अनुभव जो है ब्रिटेन के साथ शासन व्यवस्था में एकीकार करने का रहा है। हमारे जो राजनेता हैं वो इसी रूप से प्रशिक्षित हुए हैं और भारत की जनता का भी लंबे समय का अनुभव संसदीय सरकार का रहा है। और क्या कारण है? और कारण है कि संसदीय सरकार में सभी वर्ग के, सभी क्षेत्र के और देश के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। सभी के प्रतिनिधित्व आके सदन में अपनी भागीदारी करते हैं। तो ये था सरकार का संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप में हम देखते हैं कि दो सदन पाए जाते हैं। एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। जिसे उच्च सदन के रूप में हम राज्यसभा को जानते हैं और निम्न सदन के रूप में हम लोकसभा को जानते हैं। तो इस तरह से ये सरकार का संसदीय स्वरूप हो गया। और संसदीय स्वरूप की क्या विशेषता है? एक मुख्य विशेषता ये है कि इसमें विधायिका और कार्यपालिका दोनों का समन्वय होता है, जो कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में पूर्णतः शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। ठीक, हाँ, अगली विशेषता संसदीय संप्रभुता के साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? संसदीय संप्रभुता और दो शब्द है हमारे पास, एक न्यायिक सर्वोच्चता। ठीक है, इसका मतलब होता है कि संसद जो है वो संप्रभु है। मतलब संसद जो भी कानून बनाएगी वो देश में मान्य होंगे। न्यायपालिका या अन्य कोई निकाय के द्वारा उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। तो ये व्यवस्था कहाँ है? ये व्यवस्था है ब्रिटेन में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है ब्रिटेन की संसद के संबंध में
कि वो महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। तो इतनी ज़्यादा संप्रभुता या शक्ति उनके पास होती है वहाँ की संसद के पास। ठीक। दूसरी व्यवस्था है न्यायिक सर्वोच्चता, मतलब न्यायपालिका यहाँ सर्वोच्च है। न्यायपालिका के पास संपूर्ण शक्ति है, वो जो चाहे परिवर्तन करवा सकती है। संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को भी वो निरस्त कर सकती है। इस तरह की शक्ति इसके पास होती है, तो हम इसको न्यायिक संप्रभुता भी कह सकते हैं। ठीक। ये व्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये व्यवस्था हमें यूएसए में देखने को मिलती है। ठीक। अब हमने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और यूएसए की न्यायिक सर्वोच्चता दोनों का समन्वय किया। हमने किसी भी तरह से ना तो इसको पकड़ा है ना इसको पकड़ा है। हम भारतीयों की जो व्यवस्था है, भारतीयों की या भारत शासन की जो प्रकृति रही है, उसके हिसाब से हमने परिवर्तन करके चीज़ों को अपनाया है। हमें लगता था कि संसदीय संप्रभुता से सारी शक्ति संसद के पास केंद्रित हो सकती है और कहीं ना कहीं संसद उसका दुरुपयोग कर सकती है। दूसरी व्यवस्था, अगर हम न्यायिक सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं तो न्यायपालिका जो है तानाशाह हो सकती है। तो हमने दोनों की विशेषताओं को समन्वित करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको अपनाया है। ठीक। जैसे क्या उदाहरण हो सकता है भारत के हिसाब से? तो भारत में संसदीय संप्रभुता, मतलब संसद जो चाहे वो कानून बना सकती है। भारत में ये व्यवस्था भी लागू है, लेकिन हमने जो समन्वय किया है उसमें न्यायिक सर्वोच्चता कैसे आएगी? तो संसद ने जो कानून बनाया है उस कानून की न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन होगा, और अगर वो संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है तो न्यायपालिका उसको निरस्त या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इन्होंने कानून भी बना दिए, इन्होंने उसकी न्यायिक समीक्षा भी कर दी। तो इस तरह से दोनों में क्या हो गया? ये समन्वय स्थापित हो जाता है। ठीक। अगली विशेषता हम देखते हैं एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। अब इसमें दो शब्द हैं, एक है एकीकृत यूनिफाइड और स्वतंत्र इंडिपेंडेंट। क्या है? हमारे पास न्यायपालिका है। ठीक। एकीकृत मतलब यहाँ केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं है। मतलब हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो एकल न्याय व्यवस्था है। ठीक है। आपको लगता है कि केंद्र में एक सुप्रीम कोर्ट है और राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट है, तो ये न्यायिक दोहरापन नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसी के अंतर्गत हाई कोर्ट आते हैं। ठीक। सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सभी राज्यों में हाई कोर्ट। तो ये किसी भी तरह से सेपरेट व्यवस्था नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अलग है और हाई कोर्ट अलग है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन के तहत ही हाई कोर्ट संचालित किए जाते हैं। और हाई कोर्ट के किसी निर्णय से अगर कोई व्यक्ति या संस्था असंतुष्ट है तो वो अपनी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। ठीक। तो इस तरह से ये एकीकृत व्यवस्था है। स्वतंत्र है मतलब हम इसमें आर्टिकल 50 का अध्ययन करते हैं। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में पूर्णतः पृथक्करण होगा। मतलब न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक। मतलब जो कार्यपालिका अर्थात हमारी सरकार, मंत्रिपरिषद और जो प्रशासन है वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसमें जो है अंतर बनाए रखेगी। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी एक कॉलेजियम व्यवस्था हमेशा चर्चा में रहती है। कॉलेजियम व्यवस्था हमेशा चर्चा में रहती है। क्यों? इसका कारण ये है कि कॉलेजियम व्यवस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उनका स्थानांतरण करना, उनकी पदोन्नति करना, सभी अधिकार न्यायपालिका के पास है। इसमें कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए एकीकृत है, स्वतंत्र है। आई बात समझ में? चलो अगली विशेषता है मौलिक अधिकार।
तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। हम जानते हैं कि इस व्यवस्था को हमने यूएसए के संविधान से ग्रहण किया है। सभी भारतीय नागरिकों को किसी भी आधार पर भेदभाव के बिना सभी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। मौलिक है क्योंकि ये संविधान के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सभी नागरिकों को प्रदान किए जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति या संस्था किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करती है तो व्यक्ति या संस्था जो है सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकता है और अपने अधिकारों का संवैधानिक उपचार ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो कितने हमारे संविधान में 6 मूल रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक, और ये व्यवस्था कहाँ है? संविधान के भाग 3 में की गई है। ठीक है, उसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमने देखा था कि हमारे संविधान के 2 दार्शनिक भाग हैं। ठीक है, दार्शनिक भागों में क्या आता है? एक तो आपका आता है फंडामेंटल राइट और दूसरा आता है डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो देखो थोड़ा सा अंतर हम यहाँ समझेंगे, उसके बाद बाकी अंतर हम अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये व्यक्तिगत रूप से प्रदान किए गए हैं और जो डीपीएसपी है ये पूरे समाज को प्रदान किए जाते हैं। ठीक, ये राजनीतिक लोकतंत्र जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और जो डीपीएसपी है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक, ये तो इस तरह से ये संविधान का दार्शनिक भाग है। अब हम बात कर रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो ये किसके लिए है? ये राज्य के लिए है। क्या है? नीति और निदेशक, मतलब नीति यानी कि जो भी कानून, नीतियां, योजनाएं बनेंगी उनके लिए निर्देशक हैं। किसके लिए? राज्य के लिए हैं। राज्य क्या करेगा? जब भी कोई योजना, नीति, कानून, नियम, विनियम बनेंगे तो इन निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा। अगर इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत कोई कानून, नीति, योजना बनाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट या भारतीय न्यायपालिका उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भी भारतीय संविधान की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। दुनिया के बहुत कम ऐसे संविधान हैं जहां दोनों रूप से समन्वय दिखाई देता है। कौन से? एक आता है फंडामेंटल राइट का और दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज का। ये दुनिया के बहुत कम संविधानों में फंडामेंटल राइट्स भी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया है और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रूस के संविधान से लिया है। मौलिक है क्योंकि संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को ये निर्देश हैं कि अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, उनकी पूरी निष्ठा से पूर्ति की जानी चाहिए। तो हमने ये रूस के संविधान से लिए हैं। कितने हैं वर्तमान में? 10 लिए थे, वर्तमान में 11 है। ठीक है ना? चलो, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा रिकमेंड किए गए थे और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखो बहुत सारे लोग इस शब्द से कंफ्यूज होते हैं, हम इस शब्द को हटा देते हैं क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश का मीनिंग है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है। यह मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, यह शब्द है पंथ निरपेक्ष।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज में धर्मनिरपेक्ष ही लिखा था, इसलिए हमने इसको धर्मनिरपेक्ष लिखा है। लेकिन मैं आपको जो हमारी प्रस्तावना में शब्द लिखा है पंथ निरपेक्ष, उसको हम ले रहे हैं। ठीक, अब देखो, क्योंकि जो शब्द है सेक्युलर, ये इस शब्द का सही मतलब पंथ निरपेक्ष होता है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक, अब हम दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेंगे, धर्म और पंथ। ठीक है, ये दोनों अलग चीजें हैं। धर्म केवल भारतीय संदर्भ में उपयोग होता है, इस बात को आप अच्छे से समझ लेंगे। धर्म दुनिया में भारत में ही ये शब्द जन्मा है और भारत के संदर्भ में ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। भारत में जो प्रचलित है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इसी को हम धर्म कहते हैं। बाकी जो विदेशों में उत्पन्न हुए हैं उनको हम पंथ कह सकते हैं या हम उनको रिलीजन कह सकते हैं, वो धर्म नहीं है। इस बात से आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, पंथ का क्या मतलब होता है? पंथ का मतलब होता है विशेष पूजा पद्धति। जबकि धर्म को हम क्या समझते हैं? धार्यति इति धर्मा। धार्यति इति धर्मा मतलब जो धारण किया जा सके वही धर्म है। और पंथ का मतलब होता है विशेष पूजा पद्धति। जब हम किसी एक विशेष इष्ट देव या विशेष देव की पूजा एक निश्चित पद्धति से करते हैं, उसको हम पंथ कहते हैं। जबकि धर्म का मतलब होता है धार्यति इति धर्मा। तो धर्म एक व्यापक शब्द है, वहीं पंथ एक संकुचित शब्द है। ठीक, आई बात समझ में? इसको हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ लेंगे। अब हम इसको समझते हैं कि हम पंथ निरपेक्ष कैसे हैं। तो इसमें भी जो यूरोपीय पंथ निरपेक्षता है वो अलग है, जिसको हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म कहते हैं। और जो भारतीय पंथ निरपेक्षता है उसमें जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसमें बहुत अंतर है। इसको पहले इस शब्द को हम समझ लेते हैं। पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म से दूरी बनाए रखेगा और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। ये न्यूट्रल शब्द है पंथ निरपेक्षता। अगर हम इसको पश्चिमी संदर्भ में देखें, जो अमेरिका और यूरोप में चलता है, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों से दूरी बनाए रखेगा, पूर्णतः तटस्थ रहेगा, ये पश्चिमी अवधारणा है। भारतीय अवधारणा क्या कहती है? तो भारतीय अवधारणा पंथ निरपेक्षता के संबंध में कहती है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेंगे और सभी धर्मों का समान संरक्षण किया जाएगा। ये भारतीय विशेष व्यवस्था है कि हम सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करते हैं, जबकि पश्चिम में ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये व्यवस्था भारत में है। वर्तमान में इस शब्द पर बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई जा रही है और वर्तमान में बहुत चर्चा में है, तो इसलिए इस शब्द को हमने थोड़ा ज़्यादा समझ लिया। ठीक है, अब आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, इवन पूरे संविधान को लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमारे संविधान की अगर कोई कही जाए तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक का मतलब संपूर्ण देश में लागू होती है, वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर के व्यक्ति, मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। ठीक, तो भारत का संविधान दुनिया के उन विशेष देशों में आता है जहां हमने एक ही बार में देश की संपूर्ण जनता के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देशों में देखेंगे तो पहले कुछ लोगों को जिनके पास एक निश्चित संपत्ति होती थी, जो शिक्षा ग्रहण करते थे, उन लोगों को मताधिकार दिए गए, फिर सभी पुरुषों को अधिकार दिए गए, उसके बाद में महिलाओं को अधिकार दिए गए। इस तरह की व्यवस्था दुनिया के देशों में धीरे धीरे विकसित हुई। लेकिन चूंकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ और हमारा संविधान जैसे ही लागू हुआ, हमने एक ही बार में देश की संपूर्ण जनता, सभी वर्ग, क्षेत्र, धर्म,
जाति, महिला, पुरुष सभी लोगों को एक ही बार में वैश्विक मताधिकार प्रदान किया गया। तो ये भारत के संविधान की एक विशेष विशेषता है। ठीक, आई बात समझ में? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 में ये विशेषता थी कि 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को मताधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में हमने संविधान संशोधन करके इस व्यवस्था को परिवर्तित करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान में जो 18 वर्ष से ऊपर के सभी महिला पुरुष किसी भी धर्म, वर्ग, क्षेत्र, जाति से आते हों उनको ये विशेषता प्रदान की गई है। ठीक है, हाँ। उसके बाद आती है एकल नागरिकता। इसका क्या मतलब है? एकल नागरिकता, दुनिया में नागरिकता के दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक, एक व्यवस्था है दोहरी नागरिकता और एक विशेषता है एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता क्या होती है? जिसमें केंद्र और राज्यों के नागरिक अलग अलग होते हैं। ठीक, एक नागरिक केंद्र का होगा और एक राज्य का। ये व्यवस्था कहाँ चलती है? ये व्यवस्था आपको यूएसए में देखने को मिल जाएगी। ठीक, कि हर राज्य के नागरिकता का प्रमाण पत्र अलग रहेगा और एक प्रमाण पत्र उसको केंद्र की तरफ से मिलेगा। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो 50 राज्य के नागरिक अलग अलग राज्यों के नागरिक हैं, उसके बाद वो केंद्र के अर्थात यूएसए के नागरिक कहलाएंगे। ठीक, एकल नागरिकता का मतलब क्या है? कि संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता है। ठीक, संपूर्ण देश के लिए क्या है? एक ही नागरिकता है। ठीक, ये व्यवस्था सबसे पहले कहाँ प्रचलित हुई? ब्रिटेन में प्रचलित हुई। ठीक, तो इस तरह से ये व्यवस्था है। जैसे भारत में देखा जाए, भारत में हम मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, केरल के हों या जम्मू कश्मीर के हों या असम के या गुजरात के, हम किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं होते हैं, बल्कि हम एक बार में ही भारत के नागरिक होते हैं। जबकि अमेरिका की व्यवस्था मैंने आपको बता दी है। ठीक, इसका एक और मतलब होता है, बहुत सारे देश दोहरी नागरिकता भी देते हैं और दोहरी नागरिकता का एक मतलब ये है। दूसरा मतलब क्या है? कि दो देशों की नागरिकता भी एक साथ हो सकती है। दो देशों की नागरिकता मतलब जैसे अमेरिका और कनाडा दोनों में ही प्रदान की जाती है। क्या है वो व्यवस्था? कि एक व्यक्ति एक साथ अमेरिका का भी नागरिक हो सकता है और कनाडा का भी हो सकता है या किसी अन्य देश का भी हो सकता है, लेकिन ये व्यवस्था भारत में लागू नहीं है। भारत में या तो वो व्यक्ति भारत का ही नागरिक हो सकता है या किसी अन्य देश का। हम भारत के साथ अमेरिका या कनाडा का नागरिक होना स्वीकार नहीं कर सकते। या तो वो व्यक्ति भारत का ही नागरिक रहेगा या फिर उसको कनाडा या अमेरिका या किसी अन्य देश की एक बार में एक ही नागरिकता लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो ये प्रावधान था एकल नागरिकता। उसके बाद स्वतंत्र निकाय हैं। अब भारतीय संविधान के द्वारा बहुत सारे निकाय बनाए गए हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग है, ठीक है, कैग की व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं महान्यायवादी हो गया। इस तरह से बहुत सारे निकाय हैं जो देश की व्यवस्था संचालन के लिए काम करते हैं और उन पर प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका का उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपातकालीन प्रावधान। तो जो आपातकालीन प्रावधान है उसका मतलब है देश में कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो जाना जब देश किसी आपात या ऐसी स्थिति जिसे हम कठिन अवस्था कह सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं के संबंध में प्रावधान संविधान में सृजित
किए गए हैं। सबसे पहले आता है आपातकाल, जिसको हम कहते हैं, या हम इसको राष्ट्रीय आपातकाल कह सकते हैं, ठीक, जिसकी व्यवस्था हमें आर्टिकल 352 में देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा आता है राष्ट्रपति शासन, जिसकी व्यवस्था हमको आर्टिकल 356 में देखने को मिलती है। एक और आता है हमारे पास वित्तीय आपातकाल, ठीक, यह व्यवस्था हमको आर्टिकल 360 में देखने को मिलती है। ठीक, तो इस तरह से जब हमारा देश किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है जब आपातकालीन व्यवस्थाएं हमको लागू करनी पड़ती है, तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। ये ऐसे प्रावधान हैं जब हमारा देश संघीय व्यवस्था से एकात्मक की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, हम फेडरल से यूनियन की ओर बढ़ जाते हैं। यही भारतीय संविधान की एक यूनिक विशेषता है। राष्ट्रीय आपातकाल अगर हम देखें तो अभी तक जो है 3 बार लागू हो चुका है। पहले 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरे भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरा 1975 में, जब देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति शासन, इसको हम जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 2 प्रकार से ये लगाया जा सकता है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं वो? जब राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा होता है, तब राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाता है कि वो राष्ट्रपति से परामर्श करके राज्य की सरकार को भंग करे और वहां जो है नई सरकार बनाए, या कुछ समय के लिए राज्यपाल के हाथों में राष्ट्रपति अपने माध्यम से शासन कर सकता है। ये एक हो गया। दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राज्य की सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है, तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक, ये 2 प्रावधान हो गए। तीसरा प्रावधान है वित्तीय आपातकाल। जब देश की वित्तीय स्थिति खतरे में हो, जब देश की साख जो है कहीं ना कहीं खतरे में आ जाए, तब हम वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। चूंकि ये व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हो पाई है, इसलिए इसका ऐसा आपातकाल है जिसका अभी तक भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रयोग नहीं किया गया है। यह व्यवस्था 3 बार लागू हो चुकी है। राष्ट्रपति शासन विभिन्न राज्यों में अलग अलग रूप से लागू किया जा चुका है। ठीक, मध्य प्रदेश में भी हम देखते हैं 3 बार लागू हो चुका है। हाँ, अब आता है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार का क्या मतलब है कि हमारी जो सरकार है वो 3 स्तरों पे काम करती है। कौन कौन से स्तर हैं? एक केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, और तीसरा होता है स्थानीय स्तर पर। ठीक है, तो देखो, केंद्रीय स्तर पर हमें केंद्र सरकार समझ में आती है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार समझ में आती है, और स्थानीय स्तर पर जो व्यवस्था है उसे हमने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में लागू किया है। स्थानीय स्तर पर 2 प्रकार की सरकारें हमको देखने को मिलती हैं। एक व्यवस्था है 73वें संविधान संशोधन की, दूसरी 74वें संविधान संशोधन की। देखो, 73वें संविधान संशोधन में क्या देखने को मिलता है? ये हमको पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतें, वो भी 3 स्तरों पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये नगरीय निकाय, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। तो ये
स्थानीय स्तर पर हमने शासन को लागू किया है। तो इस व्यवस्था को जो है हम केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक, केंद्रीय स्तर पर सभी राज्यों का और देश के संपूर्ण जनता का जो है यहाँ प्रतिनिधित्व हमको दो सदनों के माध्यम से देखने को मिलता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में देश के सभी लोगों या अर्थात देश की जनता का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। राज्य सरकार में जो विधानसभा है वो संपूर्ण राज्य के लोगों अर्थात जनता का प्रतिनिधित्व करती है। त्रिस्तरीय सरकार, यहाँ हमने सरकार को बिल्कुल तृणमूल तक अर्थात ग्रास रूट तक जो है पहुंचा दिया है और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है, जिसको हम पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं, जो गाँव में 3 स्तर पर यह व्यवस्था लागू है। कहाँ कहाँ है ये? सबसे पहले ग्राम में, उसके बाद आती है फिर जनपद स्तर पर और तीसरी है जिला स्तर पर। ये 3 स्तर पर हमको पंचायतें देखने को मिलती हैं। फिर नगरीय निकायों में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। एक आती है नगर पंचायत, फिर दूसरा आता है नगर पालिका और चौथा आता है नगर परिषद, नगर निगम। ये 3 व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भी 3 स्तरों पर और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार भी 3 स्तरों पर ये व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। ठीक, चलो अब आता है सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियों के प्रावधान को भी हमने 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भी हमने मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। इसके लिए हमने अलग से 9B नामक एक भाग बनाया है और अलग से इसमें 13 प्रावधान जो है सम्मिलित कर दिए गए हैं। ठीक, अब सहकारी समितियां क्या होती है? तो सहकार का मतलब जो होता है साथ मिलकर कार्य करना। समाज के एक बड़े वर्ग के द्वारा साथ में मिलकर कोई कार्य किया जाता है, उसको हम सहकार कहते हैं। और ऐसी व्यवस्था जिनके अनुसार समिति, संघ, संस्था का निर्माण किया जाता है, उसको हम सहकारी समितियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो, तो ये सहकारी समितियों का एक प्रावधान किया गया है। उसके बाद आता है, अब संविधान की हमने मूल रूप से सारी विशेषताएं, जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं, उनको देख लिया है। अब हम देखते हैं कि संविधान की कुछ आलोचनाएं हैं। अब हमने संविधान की जो विशेषताएं देखी, उसमें हमने संविधान की महानता को बताया है, क्योंकि जो आलोचना करना भी रचनात्मकता का एक अंग है और किसी भी वस्तु को जब हम क्रिटिकल तरीके से देखते हैं तो उसमें सुधार की नई संभावनाएं स्थापित हो जाती हैं। जब हम किसी चीज़ की आलोचना नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम एक पक्ष से जो है सोच रहे हैं। तो हमारा संविधान दुनिया का महान संविधान है। हमारे नागरिकों के लिए जो है उनके अधिकार, कर्तव्य और संपूर्ण व्यवस्था उसने प्रदान की है। उसके बाद भी हम उसमें कुछ कमियों को जो है देखते हैं, तो उनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। इसको कहते हैं हम संविधान की आलोचना। हाँ, तो सबसे पहले जब हमारा संविधान निर्मित ही हो रहा था, उसी समय में जो संविधान सभा में लोग थे, उनके द्वारा पहला प्रश्न ही ये उठाया गया कि हमारा संविधान उधार का संविधान है, जो कि कई बार आपको चर्चाओं में सुनने को मिल जाएगा। तो उधार के संविधान का क्या मतलब है कि हमने हमारे संविधान के अंतर्गत जो बहुत सारे प्रावधान हैं वो अन्य देशों से लिए गए हैं। हमने चूंकि इसको विशेषता के रूप में भी बताया है कि भारतीय संविधान
विभिन्न स्रोतों से विहित है। विभिन्न स्रोतों से विहित है क्योंकि इसको अगर हम आलोचना के रूप में समझें तो हमने बहुत सारे देशों से उधार लिए गए प्रावधान है। लेकिन अब चूंकि हमारे जो संविधान के प्रावधान हैं वो विभिन्न स्रोतों से विहित है, तो अगर आप इसको आलोचना के रूप में देखेंगे तो इसको उधार भी कहा जा सकता है, नकल कहा जा सकता है, चोरी कही जा सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमने इसको जैसा का तैसा नहीं उठाया है। ठीक है, जैसा का तैसा नहीं उठाया है। तो हमने क्या किया है, हमने इसमें किया है परिवर्तन। कैसे परिवर्तन किए हैं, हम चाहते तो जो व्यवस्था ब्रिटेन में लागू है, जो व्यवस्था आयरलैंड में लागू है, जो अमेरिका में लागू है, वही के वही ले सकते थे। लेकिन हमने उसमें परिवर्तन किया है। किस हिसाब से, तो हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको परिवर्तित किया है। जैसे भारतीय संस्कृति, जैसे भारतीय लोगों का स्वभाव प्रकृति है, उस हिसाब से हमने उनको परिवर्तित किया है। जैसे त्रिस्तरीय सरकार का कॉन्सेप्ट जो है भारतीय जो है प्राचीन सभ्यता से आता है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गण राज्यों की व्यवस्था रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि चोल काल में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की कितनी महत्वपूर्ण और सुव्यवस्थित विशेषता रही है, उसको हमने सम्मिलित किया है। ये कहीं से हमने नहीं लिया है। दूसरी चीज, जो ढांचागत व्यवस्था ली है, अब हम चाहते तो संसदीय संप्रभुता को सीधा ब्रिटेन से उठा लेते या अमेरिका से न्यायिक सर्वोच्चता को उठा लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। हमने क्या किया है कि दोनों को देखा कि भारतीय संविधान के हिसाब से या भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से क्या सही हो सकता है। तो हमने देखा कि हमने हमारे पूरे संविधान में एब्सोल्यूट पावर किसी भी एक व्यक्ति या संस्था को नहीं दी है। हमने जहां संसदीय संप्रभुता को अपनाया है, वहीं हमने न्यायिक सर्वोच्चता दोनों को उठाकर उनका समन्वय किया है। आप पूरे संविधान में कहीं भी देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ना तो प्रधानमंत्री के पास, ना राष्ट्रपति के पास, ना संसद के पास, ना केंद्र के पास, ना राज्यों के पास, कहीं भी शक्तियों का एक जगह केंद्रीकरण नहीं किया गया है। तो हम चूंकि लंबे समय से औपनिवेशिक शासन का हिस्सा रहे थे, तो हमने उस पीड़ा को सहा था कि एक तानाशाही या एक बुरा शासन क्या होता है। तो हमने शासन को अच्छे से अच्छे सुशासन की ओर बढ़ाया है। इसलिए हम इसकी आलोचना में तो कह सकते हैं कि उधार का संविधान है, लेकिन जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय संस्कृति और भारतीय लोगों की प्रकृति के अनुसार इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है कि भारत का संविधान उधार का संविधान है या भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। इसका आलोचनात्मक विवरण दीजिए या इस पर टिप्पणी कीजिए या अपने विचार व्यक्त कीजिए, इस तरह का इस पर आ सकता है। तो आपको इसमें विश्लेषण करके ये बताना है कि नहीं, हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रावधानों को सम्मिलित किया है और जो भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति है उसके अनुसार हमने परिवर्तित करके उसको अपनाया लिया। ठीक है। दूसरी व्यवस्था आती है 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। एक संविधान विशेषज्ञ हुए हैं एन श्रीनिवासन। ठीक, इन्होंने बोला है कि भारतीय संविधान जो है 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। जब आप संविधान के 1935 के अधिनियम और भारतीय संविधान को दोनों में तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 60% जो प्रावधान है वो हमको 1935 के अधिनियम से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ से केवल ढांचागत व्यवस्था को अपनाया है। मतलब ऐसी व्यवस्था जो 1935 के अधिनियम से भारत में लागू थी, यानी कि हम लंबे समय से इस व्यवस्था के अभ्यगत हो गए थे। हमने इस व्यवस्था की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों देख ली थी। हमने इसमें बहुत सारे सुधार भी किए हैं।
और सुधार वर्तमान तक भी जारी हैं। जैसे आईपीसी और सीआरपीसी की जगह बीएनएस और बीएनएसएस लागू करना, ये भी इस सुधार का हिस्सा है। तो हम लगातार, जब से हमने संविधान बना है, लागू हुआ है, उससे लगातार हम जो है सुधार की प्रक्रिया में बने हुए हैं। तो कार्बन कॉपी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रावधान जो है 1935 में नहीं थे और हमने हमारे संविधान में सम्मिलित किए हैं। जैसे जैसे आता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार 1935 के अधिनियम में नहीं था। मूल अधिकार इसमें नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रावधान हैं 1935 में नहीं थे और हमने लागू किए हैं। तो इस तरह से इसको कहा जाना कि ये कार्बन कॉपी है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हाँ कोई कहता है कि ढांचागत व्यवस्था ली है, तो निश्चित रूप से ली है, लेकिन जो अंग्रेजों का पर्सपेक्टिव था, तो अंग्रेजों का क्या पर्सपेक्टिव था कि भारत को क्या बनाना है, एक पुलिस राज्य के रूप में स्थापित करना है। मतलब जिसमें सारी शक्ति पुलिस और सेना के पास हो और उनके ही बल पर वो शासन चलाए। जबकि भारत ने किस पर्सपेक्टिव के साथ इसको अपनाया है, भारत ने इसको कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनाया है। ठीक है, भारत में इसको कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनाया है कि हमको पुलिस राज्य के रूप में नहीं चलाना है, इसको हमको लोगों का कल्याण करना है, लोगों का भला करना है, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने हैं। इस परिप्रेक्ष्य के साथ में हमने इस सारी व्यवस्था को अपनाया है। तो ये वाला जो पॉइंट है कल्याणकारी राज्य का, ये अगर कहीं भी अपन इसको फिट कर सकते हैं। इसको 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी अगर कोई कहता है भारतीय संविधान को, तब भी इसको लागू कर सकते हैं। उधार के संविधान के रूप में कोई कहता है, तब भी हम इसको बता सकते हैं कि भारतीय राज्य का मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है। ठीक, उसके बाद आता है गैर भारतीय या भारतीयता के विरोध में है ये संविधान। ठीक, तो एक संविधान विशेषज्ञ हुए हैं, संविधान सभा के सदस्य भी थे, हनुमंतैया। इन्होंने कहा है कि भारतीय वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे। हम जो संविधान सभा के लोग हैं, उन्होंने उनको वायलिन का जो है संगीत सुनाया है। ठीक, मतलब कि भारतीयों के अनुसार जो प्रावधान आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं, बल्कि दुनिया से बहुत सारे जो प्रावधान लिए गए हैं वो या तो भारतीय नहीं है या भारतीयता के विरोध में आते हैं। ठीक, कुछ हद तक अगर हम सीधे सीधे चीज़ों को देख लें, उनको एनालाइज नहीं करें, तो ये कहा जा सकता है। लेकिन आप बताओ कि इसमें क्या हम गैर भारतीय हैं या हमारा संविधान गैर भारतीयता से, तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पहला कारण कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है, तो जब आप कल्याणकारी राज्य बनाते हैं तो आपको पूरी तरह से लोगों का कल्याण करना है, लोगों का भला करना है, उनको मौलिक अधिकार प्रदान करना है, उनको शासन में समान भागीदारी देना है। ठीक, भारतीयता विरोधी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वयस्क मताधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको विशेषताओं में बताया था कि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमने एक ही बार में सभी लोगों को वयस्क मताधिकार दिया है। हमारे यहाँ मताधिकार का विकास नहीं हुआ है। विकास मतलब हमने पहले एक छोटे वर्ग को दिया, फिर उससे बड़े की तरफ बढ़े, फिर धीरे धीरे करके दिया, जबकि ऐसा अन्य देशों के संबंध में देखा गया है। लेकिन भारतीय संबंध में एक ही बार में सभी लोगों को हमने जो है वयस्क मताधिकार दिए हैं। सभी को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनके लिए कुछ कर्तव्यों का निर्वहन का भी प्रावधान रखा गया है। राज्य लोगों के कल्याण के लिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लिए कानून बनाए, नीति बनाए। इसलिए हमने नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है।
तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो इस फैक्ट को गलत सिद्ध करते हैं, लेकिन आलोचना के रूप में इसको कहा जा सकता है। ठीक, हाँ। उसके बाद आता है गांधीवाद से दूर। तो ऐसा बहुत सारे संविधान सभा के लोगों के द्वारा कहा गया कि ऐसा संविधान बनाया है जिसको गांधी जी नहीं चाहते थे, लेकिन अब हम इसको भी एनालाइज करेंगे और इसको जो है पलट के बताएंगे कैसे। गांधी जी के विचारों और गांधी जी ने जो आंदोलन में बात कही थी वो बहुत सारे प्रावधान हमने यहाँ लागू किए हैं। जैसे एक पंचायतों वाला, ठीक है, लोगों की समान भागीदारी वाला, और कौन कौन से प्रावधान है, मताधिकार, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, एकता, अखंडता, कई प्रावधान हैं जो, और सबसे बड़ा तो वही है अपना कल्याणकारी वाला कि लोगों का कल्याण करना है, भला करना है। तो ऐसे संविधान भरा पड़ा है गांधी जी के विचारों से, और गांधी जी जो चाहते थे उसी तरह का संविधान हमारी संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है। तो इस तरह से इसको हम खारिज कर सकते हैं कि गांधीवाद से दूर संविधान है। कई आलोचकों द्वारा ये कहा जाता है, लेकिन हम उसको सिद्ध कर सकते हैं कि गांधी जी के बहुत सारे विचार हमने संविधान में सम्मिलित किए। ठीक, उसके बाद आता है महाकाय आकार। ठीक, हम देखते हैं कि यूएसए का संविधान मात्र 7 अनुच्छेदों में खत्म हो चुका है, केवल 7 ही प्रावधान वहां किए गए हैं, और दुनिया के बहुत संविधान जो हैं वो 8, 10 पन्ने, 20 पन्ने, 50 पन्ने में खत्म हो गया है। लेकिन भारत के संविधान का जो आकार है वो महाकाय आकार है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और लिखित संविधान हमने अपनाया है। तो इस तरह से हम इसको अगर कहें कि अगर आलोचना के रूप में कहें तो बहुत सारी भ्रांतियां इसमें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो प्रावधान है वो आपस में एक दूसरे को काटते नजर आते हैं, आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जहां की जगह भ्रांतियां उत्पन्न होती है, कॉन्ट्रडिक्शन है। कई शब्द जो हैं उनके अर्थ स्पष्ट नहीं है, या बहुअर्थी हैं वो, या द्विअर्थी हैं वो। ठीक है, मतलब उनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, या कई के अर्थ सामान्य जन को समझ में नहीं आते हैं। तो इस तरह से इसको महाकाय आकार भी कहा जा सकता है। ये बात किसने कही थी? तो H.V. कामथ के द्वारा जो है ये बात कही गई थी। ठीक है, कि भारत का संविधान एक बहुत बड़ा आकार का संविधान है, महाकाय संविधान है, या जिसको हाथीनुमा संविधान भी कहा गया था इनके द्वारा, कि इन्होंने हाथीनुमा संविधान बनाया है। ठीक है, कि यूएसए का संविधान जब इतना छोटा है, इतने विशाल देश का, तो हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से एक व्यवस्था का, नियमों का, कानूनों का उल्लंघन किया जा सकता है। तो हमने इस स्पष्टता को अपनाया है कि हमको जो है संविधान में हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए। अब क्योंकि आप जानते हैं कि यूएसए के संविधान से हम तुलना करते हैं कि वहाँ का संविधान बहुत छोटा संविधान, लेकिन आपको ये बात भी जानना पड़ेगा कि वहाँ केंद्र के लिए अलग संविधान है और राज्यों के लिए अलग संविधान है, जबकि भारत में एकल संविधान है, यानी कि हमने राज्यों को अलग से संविधान बनाने की छूट नहीं दी गई है। हमारे लिए केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान का प्रावधान किया गया है। ठीक, हाँ। उसके बाद वकीलों का स्वर्ग। तो आइवर जेनिंग्स नाम के एक संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बोला है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संविधान सभा में जो अधिकतम विशेषज्ञ थे वो किस विषय से आते थे? वो वकील के प्रोफेशन से आते थे,
मैक्सिमम लोग हमारे आज़ादी के समय में देखें या संविधान सभा में देखें या भारत की राजनीति में देखें तो वो बैरिस्टर थे, विदेशों में पढ़ के आते थे और बैरिस्टर यानी कि वकील बन के आते थे। तो उनका जो है संविधान या कानूनों के अध्ययन में विशेष रुचि रहती थी, यानी कि उन्होंने इसी कारण वो महाकाय भी बना है। और इसका दूसरा अर्थ ये कि वकीलों का स्वर्ग, यानी कि जो सर्वाधिक संख्या में संविधान सभा में लोग थे, संविधान सभा में वो कौन लोग थे? वकील थे सबसे ज्यादा। संविधान सभा में सर्वाधिक कौन थे? वकील थे। ठीक है, जैसे गांधी जी तो संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन गांधी जी से ही लेकर ले लें तो जो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसे कई लोग हैं जो वकील के पेशे से आते थे। तो इनको वकीलों का स्वर्ग आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान वकीलों के द्वारा ही निर्मित किया गया है, इस तरह की टिप्पणी की गई है। लेकिन अगर हमको इसको खारिज करना है तो हम क्या बता सकते हैं कि वकीलों के अलावा भी भारत के सभी क्षेत्रों से लोगों को लिया गया था, महिलाओं का प्रतिनिधित्व लिया गया था, देशी रियासतों से लोग लिए गए थे, देश के संपूर्ण भाग और सभी क्षेत्रों से जो है लोगों का प्रतिनिधित्व लिया गया था। तो केवल वकील कहना जो है इसमें सही नहीं बैठता है। लेकिन हाँ, अगर हम इसको कहें कि एक बड़ी मात्रा में वकील थे तो एक प्रकार से ये सही भी होता है। ठीक, चलो, तो इस तरह से हमने देख लिया कि भारत के संविधान की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और उनकी क्या क्या आलोचनाएं हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा टॉपिक खत्म होता है, भारत के संविधान की विशेषताएं। अगला हम मूल ढांचा वाला जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। हमारा जो बैच है उसके बारे में एक बार जानकारी दे देते हैं। 5 तारीख से आपका बैच चल रहा है, 5 जून से। उसमें प्री प्लस मेंस दोनों की क्लासेस आपको मिलेंगी। उसमें 50% का डिस्काउंट भी है। इसी के साथ आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड प्लस लाइव मिलेंगी। आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेंगी और सभी प्रिंटेड नोट्स आपको प्राप्त कराए जाएंगे। ठीक है, चलो, तो आपको अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगली क्लास में हम सभी उत्तरों को देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।